जय हिंद एवरीवन। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी इस रीडिंग की डेली क्लास में, जहाँ पे हम द हिंदू का एक न्यूज़ आर्टिकल पिक करते हैं और किस तरीके से हम अपनी इंग्लिश की जो रीडिंग स्किल है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके ऊपर हम थोड़ा सा काम करते हैं। इस क्लास का बेनिफिट किन लोगों को हो सकता है? तो अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उस हिसाब से ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो वोकैबुलरी बेस्ड होते हैं, जैसे कि सैनोनिम, एंटोनिम, वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, या फिर बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जो रीडिंग बेस्ड होते हैं। रीडिंग बेस्ड क्वेश्चंस में क्या क्या पूछे जाते हैं? तो क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल, आरसी के क्वेश्चन, अनसीन पैसेजेस वगैरह पूछे जाते हैं, सेंटेंस कॉम्प्लीशन पूछा जाता है, फिलर्स पूछे जाते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं आपसे। तो उस पर्पज़ से ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपकी रीडिंग स्किल के ऊपर डिपेंड करते हैं। जितनी अच्छी आपकी रीडिंग स्किल होती है, जितने अच्छे तरीके से आप चीज़ों को रीड करके कॉम्प्रीहेंड कर लेते हैं, समझ लेते हैं, उतना ही आपकी इफ़िशियंसी और एक्यूरेसी होती है। ठीक है, तो उस हिसाब से ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है उन बच्चों के लिए जो कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप नॉर्मल एक कॉमन मैन या एक कॉमन पर्सन है, अगर आप सिर्फ इंग्लिश रीडिंग अपना इंप्रूव करना चाहते हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं बट यू फेस डिफ़िकल्टी while reading, है ना, while getting the meaning of the things which are written over there, तो उस हिसाब से भी हम इस क्लास को कंडक्ट करते हैं, जिसमें हम वर्ड बाय वर्ड जोड़ करके उनका एक दूसरे से कनेक्शन फिट करके हम उसको समझने की कोशिश करते हैं कि हाँ, इसको हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखना चाहते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर और ऑल ओवर द वर्ल्ड व्हाट इज़ गोइंग, है ना, व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड और इन द कंट्री, है ना, इन द डोमेस्टिक एरिया क्या चल रहा है। तो ये सारी चीज़ों की पर्पज़ से ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस क्लास का बेनिफिट आप मैक्सिमम कैसे ले सकते हैं? तो इस क्लास का पीडीएफ जो है, आर्टिकल का पीडीएफ जो हम रीड करते हैं, उसका पीडीएफ हम अपलोड कर देते हैं अपने इंस्टाग्राम टेलीग्राम चैनल पे। एडिफाई इंग्लिश हब नाम से है वहाँ पे हमारा चैनल। वहाँ पे आप जा करके इसको बेसिक रीडिंग दे सकते हैं। वहाँ पे जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग रहेगी उसको आप मैच कर सकते हैं इस क्लास को देखते वक्त, जिससे आप धीरे धीरे अपने अंदर इंप्रूवमेंट को नोटिस कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमारा मेन क्लास का पर्पज़ है कि आप यहाँ से जाओ तो आपकी रीडिंग स्किल क्या हो, इम्प्रूव हो धीरे धीरे। ठीक है, सिर्फ आप आओ और देख के चले जाओ, दैट इज़ नॉट द लिमिटेड पर्पज़ ऑफ दिस क्लास। ठीक, तो आई होप ये आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज के आर्टिकल का जो टॉपिक है वो है सीज़ फायर। सीज़ फायर कैसे? तो सीज़ फायर नाम सुन के भी आपको पता चल गया होगा कि हम किस कंट्री और किन के बीच में सीज़ फायर की बात कर रहे हैं, किन किन चीज़ों के बारे में हम जानेंगे इसमें। बट फिर भी मैं बता दूं कि इज़राइल जो कि एक देश है, देखिए इज़राइल जो कि बहुत ही अच्छा एक अलाई है या पार्टनर है ना, इंडिया का, हमारा जो देश है उसका एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट पार्टनर है कि अलाई है। हालांकि हम उसको अलाई या पार्टनर नहीं कहते हैं, हम पार्टनर कहते हैं, अलाई नहीं कहते। ठीक है, दोस्त मानते एक तरीके से, काफ़ी अच्छा कंट्री है हमारी इंडिया के पर्सपेक्टिव से। बट अभी के टाइम पे क्या चल रहा है, वहाँ पे वॉर चल रही है इज़राइल और हमास के बीच में, काफ़ी टेंशन्स हैं। वो शुरुआत कैसे हुई? तो 8 अक्टूबर 2023 के अंदर एक जो हमास नाम का ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गाज़ा बेस्ड है, उसने अटैक कर दिया, बहुत सारे मिसाइल्स लॉन्च कर दिए इज़राइल के ऊपर, जिसके रिटेलिएशन में एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री कोई भी कंट्री ये चाहेगी कि हमारे ऊपर ऐसे अटैक ना हो। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए उसने फिर रिटेलिएटरी मेजर लिए ताकि हमास को रोक सकें। ठीक है, इसे एक्शंस लेने से फर्दर रोक सकें। जब इज़राइल ने अटैक किया गाज़ा के अंदर, वहाँ पे उन लोगों ने हमास को तो टारगेट किया ही किया, साथ ही साथ वहाँ पे जो बाकी जो पैलेस्टीनियंस कौन, तो जो बेसिकली जो आपके गाज़ा सिटी या फिर आपके वेस्ट बैंक में रहते हैं। ठीक है, अलग अलग एरियाज़ है जहाँ पे पैलेस्टीनियंस रहते हैं। तो हालांकि अलग से ये कोई कंट्री नहीं है, अभी के टाइम पे ये टेरिटरी ही है, एनक्लेव ही है, क्लोज्ड एरिया है ये। तो वहाँ पे उन्होंने अटैक किया, जिससे क्या हुआ कि रिटेलिएटरी अटैक किया, जिससे क्या हुआ कि वहाँ के जितने भी आम जनता है, आम सिविलियंस है, दैट दे आर पैलेस्टीनियंस, वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में, ऑलमोस्ट 50,000 से भी ज़्यादा पैलेस्टीनियंस की जान जा चुकी है अभी तक। ये आंकड़ा और भी ज़्यादा बढ़ चुका है। और साथ ही साथ वहाँ के जो रहने वाले जो लोग हैं वो भी डिस्प्लेस हो चुके हैं, वो भी ऐसी सिचुएशन में पहुँच गए हैं जहाँ पे उनको एक्सट्रीम हंगर फेस करना पड़ रहा है, पॉवर्टी फेस करनी पड़ रही है ना। वो खाने के उनके बिल्कुल ही लाले पड़े हुए हैं। दे आर इवन फाइटिंग फॉर द बेसिक थिंग्स, है ना,
वो अपने घर से बेदखल हो चुके हैं पूरी तरीके से। और एक बार ही नहीं, वो अगर एक जगह से दूसरी जगह जाके सेटल भी हो रहे हैं, वहाँ से भी उनको हटना पड़ रहा है, क्योंकि इजराइल लगातार बॉम्बार्डमेंट करता जा रहा है। ठीक है, तो ये सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो चुकी है वहाँ पे। फिर क्या हुआ, तो जब दुनिया की नज़र पड़ी कि हाँ दुनिया इजराइल और हमास में ऐसा वॉर चल रहा है, तो दुनिया बेसिकली जिनकी हम बात करते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है दुनिया भर की प्रॉब्लम्स की, दैट इज़ द वेस्ट। वेस्ट में भी अगर यूएसए, तो यूएसए ने फिर क्या किया, यूएस के जो डोनाल्ड ट्रंप है, प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि वो ट्रूस यानी पीस को क्या करेंगे, इस्टेब्लिश करेंगे दोनों के बीच में। इसके लिए उन्होंने क्या किया, गाज़ा पीस प्लान, अभी आप लोगों ने न्यूज़ में काफ़ी सुना होगा कि इजिप्ट के अंदर अभी इसी सीज़ फायर को शाइन किया गया, जिसमें क्या था सीज़ फायर को, कि अभी के टाइम पे जो आर्म्ड का जो यूज़ है वो उसको रोक दिया जाएगा और सिचुएशन को थोड़ा सा काम डाउन करने की कोशिश की जाएगी। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में ये आर्टिकल है। फिर से ये नज़र आ रहा है कि ये फेल होता जा रहा है। ठीक है, इजराइल इसको बहुत ही गलत तरीके से यूज़ कर रहा है। जब मन आ रहा है तो अटैक कर रहा है, जब मन आ रहा है तो सीज़ फायर को कह रहा है कि हम मान रहे हैं। ठीक है, तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल, अभी बहुत सारी चीज़ें आप अच्छे से जानोगे कि हाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या होना चाहिए, यूएसए का क्या स्टैंड है, इजराइल क्यों ऐसा कर रहा है ना, अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या होना चाहिए गाज़ा के अंदर। ये अभी हम आर्टिकल पढ़ेंगे तो धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बट बिफोर दैट थोड़ा सा हम बार बार एक वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ सीज़ फायर। तो आखिर ये सीज़ फायर है क्या, थोड़ा फॉर्मली जान लेते हैं कि आखिर सीज़ फायर है क्या, है ना। बहुत बार सुनते हैं, आप सुनते हो सीज़ फायर का मतलब होता है कि जहाँ पे जो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है उसको रोक लिया जाता है। बट थोड़ा सा और अच्छे तरीके से इसको जानते हैं और क्यों ये सीज़ फायर को डिक्लेयर किया जाता है, क्या ऐसी स्थिति क्रिएट होती है कहीं पे ये सीज़ फायर को डिक्लेयर करना होता है या करना पड़ता है। तो सीज़ फायर क्या है, एक टेम्पररी हॉल्ट है ना, कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, एक टेम्पररी हॉल्ट, एक छोटा सा पॉज है। कहाँ पे, तो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में, जब कभी भी दो देश है ना, दो टेरिटरी या दो ग्रुप्स या दो पार्टीज आपस में लड़ रहे हो, जहाँ पे हथियार का आदान प्रदान हो रहा हो, एक दूसरे के ऊपर बम्बार्डमेंट किया जा रहा हो, तो उसमें एक टेम्पररी हॉल्ट वही होता है सीज़ फायर, अग्रीड अपॉन बाई वॉरिंग पार्टीज़। और ये किसके द्वारा सहमति होती है, ये सहमति होती है जो भी दो पार्टीज़ है, जितनी भी पार्टीज़ वॉर में शामिल हैं उनके द्वारा इसको किया जाता है, सहमति इसको दी जाती है। इट अलाउज फॉर वेरियस ऑब्जेक्टिव्स, ये अलाउ कर देता है, ये जो सीज़ फायर एक बार डिक्लेयर हो जाता है तो ये अलाउ कर देता है कई सारे ऑब्जेक्टिव्स के लिए अलाउ कर देता है टू बी परस्यूड, जिसको परस्यू किया जाना चाहिए, फॉलो किया जाना चाहिए विदाउट ऑन गोइंग हॉस्टिलिटीज़। यानी एक बार अगर सीज़ फायर डिक्लेयर हो गया तो बिना किसी हॉस्टिलिटी के कई सारे ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने का, अचीव करने की कोशिश की जाती है, तो इसीलिए ये किया जाता है। डिस्टिंक्ट फ्रॉम अ परमानेंट पीस ट्रीटी, ये बिल्कुल ही अलग होता है पीस ट्रीटी से, मतलब ये कोई फॉर्मल ट्रीटी नहीं होती है, ये टेम्पररी हॉल्ट, अब यहाँ पे लिखा है ये टेम्पररी हॉल्ट है, तो ये उससे काफ़ी अलग होता है, परमानेंट पीस ट्रीटी से काफ़ी अलग होता है। इट डजेंट लीगली एंड, अगर कोई पीस ट्रीटी होती है तो उसमें क्या होता है कि एक लीगल एंड आ जाता है उस वॉर को लेकर के, बट इसमें ऐसा नहीं होता। इट डजेंट लीगली एंड द स्टेट ऑफ वॉर, जो स्थिति है वॉर की उसको ख़त्म नहीं करता है, बट सस्पेंड, लेकिन क्या करता है, सस्पेंड कर देता है, रोक देता है टेम्पररी तरीके से मिलिट्री के ऑपरेशंस को। मिलिट्री के द्वारा जो ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, एक दूसरे के टेरिटरी में घुस करके जो वॉर किए जा रहे हैं उसको टेम्पररी बेसिस पे सस्पेंड कर दिया जाता है। सीज़ फायर फॉर्मल अग्रीमेंट्स कैन बी फॉर्मल अग्रीमेंट्स और इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग्स, है ना, ये दोनों तरीके के हो सकते हैं। एक फॉर्मल अग्रीमेंट भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें लिख करके पेपर पे अग्रीमेंट के तौर पे दोनों पक्ष के द्वारा या अलग अलग साइड्स जो भी वॉर में शामिल हैं उनके द्वारा साइन करा लिया जाता है, या फिर इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग भी होती है बिटवीन स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। यहाँ पे नॉन स्टेट एक्टर कौन है, तो हमास, और स्टेट एक्टर कौन है, अगर हम इजराइल और हमास की बात करें तो इजराइल यहाँ पे क्या है, स्टेट है ना, एक देश, स्टेट मतलब राज्य नहीं देश, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो इन दोनों के बीच में ये किया जाता है, फॉर्मल एग्रीमेंट भी हो सकता है, इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग्स भी हो सकती हैं। क्यों सीज़ फायर को डिक्लेयर किया जाता है, क्या ऐसी स्थिति बनती है कि हमें सीज़ फायर को लाना होता है। सीज़ फायर्स आर ऑफन इम्प्लीमेंटेड, अक्सर इनको इम्प्लीमेंट किया जाता है फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस, कुछ खास ऑब्जेक्टिव्स के साथ में इनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। दैट कैन, और ये ऐसे ऑब्जेक्टिव होते हैं जो कि रास्ता तैयार कर सकते हैं किस चीज़ के लिए, ब्रॉडर पीस एफर्ट्स के लिए, कि अगर दो देश एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, दो पार्टीज अगर एक दूसरे से लड़ाई कर रही हैं तो उनके बीच में अगर एक परमानेंट सॉल्यूशन लेकर के आना है ताकि वॉर को एंड किया जा सके, पीस को लाया जा सके, तो उसके लिए रास्ता तैयार करता है, कुछ स्पेसिफिक पर्पसेस को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है। और प्राइमरी मोटिवेशन, जो सबसे अहम मोटिवेशन होता है, इज़ टू फैसिलिटेट
वो क्या होता है इसका कि फैसिलिटेट किया जा सके, सरल बनाया जा सके। फैसिलिटेट का मतलब सरल बनाया जा सके ह्यूमैनिटेरियन एड डिलीवरी को, यानी मानवीय रूप से जो सहायता की डिलीवरी, यानी वहाँ पे जो लोग इम्पैक्ट हुए हैं ना, डिवास्टेट, उनकी ज़िंदगी तहस नहस हो गई है, तो उनको एक एड डिलीवर किया जाए। इसके लिए इसका प्राइमरी मोटिवेशन यही होता है, अलाउ करते हुए एसेंशियल सप्लाईज़ को, ज़रूरत की सप्लाईज़ हैं, है ना, जैसे फूड हो गया, कपड़े हो गए, है ना, बेसिक थिंग्स हो गई, एंड मेडिकल असिस्टेंस, और इसको प्रोवाइड किया जाए। तो ये इसका मेन पर्पस होता है, ये अलाउ कर देता है टू रीच दोज इन नीड, उन तक पहुंचाने तक जिनको ज़रूरत होती है इस चीज़ की। और गाज़ा के केस में तो पैलेस्टीनियंस पूरी के पूरी तरीके से अपनी जगह से, जो उनका घर था वो पूरी तरीके से खंडहर हो चुका है और वो मारे फिर रहे हैं पूरे गाज़ा के अंदर। दे ऑल्सो डीएस्केलेट वायलेंस, ये जो सीज़ फायर है वो डिस्कलेट कर देते हैं, कम कर देते हैं किस चीज़ को, वायलेंस को, यानी वायलेंस भी कम हो जाती है, रिड्यूसिंग कैजुअलिटी। और किस तरीके से, तो जो कैजुअलिटी होती है, कैजुअलिटी का मतलब क्या होता है कि डेथ, और साथ ही साथ जो इंजरीज होती हैं उसको कम करते हुए, एंड प्रिवेंटिंग, और प्रिवेंट करते हुए फर्दर डिस्ट्रक्शन को। मतलब एक इससे क्या होता है, इससे पहली बात तो कैजुअलिटी काफ़ी रिड्यूस हो जाती है, और साथ ही साथ डिस्ट्रक्शन भी क्या हो जाता है, प्रिवेंट हो जाता है, कम हो जाता है। और सीज़ फायर कैन क्रिएट, एक सीज़ फायर क्रिएट कर सकता है एक अवसर को फॉर डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस। देखिए, अगर पीस को इस्टेब्लिश करना है तो बातचीत बहुत ही ज़रूरी है, तो ये एक अवसर प्रदान करता है, एक मौका देता है ताकि डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस को किए जा सके। प्रोवाइडिंग एन इन्वायरमेंट, एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हुए वेयर, जहाँ पे जो पार्टीज़ हैं कैन डिस्कस, वो बातचीत कर सकें टर्म्स विदाउट एक्टिव कॉम्बैट, मतलब डिस्कस कर सके, बातचीत को कर सके, उन टर्म्स को डिस्कस कर सके बिना किसी एक्टिव कॉम्बैट के। ये नहीं कि लड़ाई भी चल रही है और साथ साथ बातचीत भी चल रही है कि हमें क्या करना है, इसको शांत करना है, तो वो कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। हमें पहली बात, फर्स्ट इंस्टांस में हमें उस वॉर को रोकना होता है। वहाँ पे जो लोगों की ज़िंदगियाँ तहस नहस हुई हैं, उनको अभी प्राइमरी पर्पस होता है कि उनको अभी खाना पानी दिया जा सके प्रॉपर तरीके से, तो ये इसको किया जाता है। एडिशनली साथ ही साथ सीज़ फायर्स में अनेबल, अगर सीज़ फायर करे जाते हैं तो ये अनेबल कर देते हैं किस चीज़ को, एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स को, यानी इस सीज़ फायर की वजह से एक दूसरे की, अगर पार्टीज़ ने एक दूसरे के प्रिजनर्स को अगर कैप्चर कर, मतलब लोगों को कैप्चर कर रखा है, हॉस्टेजेस बना रखे हैं लोगों को, तो उनको भी एक्सचेंज किया जाता है। इस केस में भी हुआ है ऐसा। और द रिकवरी, और क्या होता है, या फिर रिकवरी होती है वुंडेड डिजीज़ की, यानी जो चोट खाए हुए जो लोग हैं, डिजीज़ का मतलब जिनकी मौत हो चुकी है, तो उनकी बॉडी को भी क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है, एक दूसरे को वापस कर दिया जाता है। तो ये मेन पर्पज़ होता है। और इस मामले में भी सेम ऐसा ही चल रहा था, इजराइल हमास के बीच में जो ये चीज़ें चल रही थी, बट ड्यू टू मिसकंसेप्शन और किसी न किसी तरीके से इसका वॉयलेशन हुआ है। अभी हम पढ़ेंगे इस आर्टिकल में। तो ये पूरा का पूरा सीज़ फायर के बारे में चीज़ें हैं कि क्या होता है और क्यों किया जाता है इसको, ठीक, पर्पस क्या होता है इसका, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव। चलिए आज के आर्टिकल में आए हुए वर्ड को हम देख लेते हैं। बहुत सारे वोकैबलरी, कल की तरह जैसे कल की क्लास में बहुत सारी वोकैबलरी आई थी, आज भी बहुत सारी वोकैबलरी हमें देखने को मिलेगी। कुछ जो इंपॉर्टेंट वोकैबलरी है जो एग्ज़ाम में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी, तो देख लेते हैं। सबसे पहला एक ट्रूस, ये एक वन वर्ड है। ट्रूस का मतलब क्या होता है, शांति, है ना, और टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ फाइटिंग, यानी जब दो पार्टीज एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट में होती हैं, अगर वो पीस को चाहती हैं, तो जो एक फर्स्ट स्टेप होता है दैट इज़ टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ फाइटिंग, यानी टेम्पररी सस्पेंशन होता है, रोक देने का काम होता है फाइटिंग यानी लड़ाई का। आर्मिस्टिस बहुत ही अच्छा वर्ड है, ये याद रखिएगा, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। दोनों ही वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीज फायर भी इसको हम कह सकते हैं। लूम ओवर का मतलब क्या होता है, मंडराना, सर पे घूमते रहना, है ना। आप लोगों ने देखा होगा ना कई बार कि कोई चीज़ मंडरा रही है, दैट इज़ वो होने वाली है। टू अपीयर एज अ थ्रेटनिंग प्रेजेंस, यानी एक ऐसा प्रेजेंस जो कि काफ़ी डरावना है, दैट इज़ कॉल्ड लूम ओवर। लूम के साथ हमेशा ओवर का यूज़ किया जाता है। थ्रेटन, डराने, हैंग ओवर, है ना, मंडराना, दैट्स ऑल्सो लूम ओवर। फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है, तो फ्रेजाइल का मतलब होता है समथिंग दैट कैन बी इजिली ब्रोकन और डैमेज्ड, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आसानी से या तो तोड़ा जा सके या फिर उसको डैमेज किया जा सके, नुकसान पहुंचाया जा सके, इमोशनली, फिजिकली, सोशली, इन एनी वे। क्षण भंगुर कहते हैं हम इसको। डेलिकेट, वीक या वनरेबल भी आप इसको कह सकते हैं। सारे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेजाइल और वनरेबल काफ़ी ज़रूरी है, और डेलिकेट भी, कमज़ोर भी कहते हैं हम इसको। रिस्पाइट बहुत ही अच्छा वर्ड है, आज के आर्टिकल में आए हुए सारे के सारे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्पाइट का मतलब क्या होता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ रिलीफ, यानी एक छोटा सा, है ना, छोटा सा जो आराम होता है ना, अनप्लीजेंट सिचुएशन में जब एक छोटा सा आराम मिलता है, छोटी सी रिलीफ की का टाइम आता है, दैट इज़ कॉल्ड रिस्पाइट। रिप्राइव और लल इन द स्टॉर्म, यानी काफ़ी अच्छा वर्ड है, ठीक है। ये लल इन द स्टॉर्म एक इडियम है या फ्रेज, इसको आप कह सकते हो, इसको याद रख सकते हो आप, ठीक है। उसका मतलब भी सेम होता है। प्रीटेक्स्ट क्या होता है, तो प्रीटेक्स्ट का मतलब होता है, सिंपल भाषा में समझिए, बहाना,
है ना, और फॉल्स रीज़न गिवन टू जस्टिफाई एन एक्शन, यानी कोई भी एक गलत रीज़न दे दिया जाए, गिवन जिसको दे दिया जाए किस चीज़ के लिए, एक एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए, कि अगर आपने कुछ किया है और उस एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए आप एक रीज़न दे रहे हो दैट सीम्स फॉल्स, जो गलत दिख रहा है ना, उसको हम कहते हैं प्रीटेक्स्ट। बहुत ही अच्छा वर्ड है ये, एक्सक्यूज, प्रिटेंस या कवर अप भी आप इसको कह सकते हैं। हॉस्टेज क्या होता है, बंदी, है ना, प्रिजनर्स, अ पर्सन हु हैज़ बीन टेकन प्रिजनर, एक ऐसा इंसान जिसको प्रिजनर बना लिया गया है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड हॉस्टेज। कैप्टिव और डिटेनी, दोनों ही वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कैप्टिव भी, डिटेनी भी, एंड साथ ही साथ हॉस्टेज भी, ठीक है। ये वन वर्ड वाले ही सारे के सारे आज के आर्टिकल में आए हुए हैं ज़्यादातर। क्रेडिबल क्या होता है, तो समथिंग दैट इज़ एबल टू बी बिलीव्ड, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जिस पे आप ट्रस्ट कर सके, भरोसा कर सके, दैट इज़ कॉल्ड क्रेडिबल। कहते हैं ना कि ये जो हमें जानकारी मिली है वो काफ़ी क्रेडिबल सोर्सेज से आ रही है, यानी जो भी एविडेंस है वो काफ़ी क्रेडिबल है, यानी उस पर भरोसा किया जा सकता है। बिलीवेबल या ट्रस्टवर्दी भी आप इसको कह सकते हैं, विश्वसनीय। रिलायबल, प्लॉसिबल या डिपेंडेबल भी आप इसको कह सकते हैं, सारे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्यूनिटी, बहुत ही अच्छा वर्ड है ये वर्ड दो वर्ड से मिलकर के बना है। पहली बात तो इम्यूनिटी क्या होती है, हमारी प्रतिरोधक क्षमता, यानी हमारी जो डिजीज से लड़ने की जो क्षमता होती है हमारी बॉडी की, दैट इज़ कॉल्ड इम्यूनिटी। एंड और एक वर्ड क्या है इसमें, पनिशमेंट, यानी इम्यून प्लस में पनिशमेंट, यानी अगर आप किसी इंसान को पनिशमेंट से इम्यूनिटी मिली हुई है, यानी उसको वो गलती कर तो रहा है बट उसके लिए उसको सजा नहीं मिल रही है, दैट इज कॉल्ड इम्प्यूनिटी। द स्टेट ऑफ बीइंग एग्जेम्प्ट, यानी एग्जेम्प्ट होना, छूट जाना किसी से, पनिशमेंट से। आप गलती कर रहे हो बट आपको सजा नहीं मिल रही है उस चीज़ की, वो स्टेट क्या होता है, वो स्थिति क्या होती है, इम्प्यूनिटी की स्थिति होती है। इम्यूनिटी, फ्रीडम, एग्जेम्पशन भी आप इसको कह सकते हैं, बहुत अच्छा वर्ड है ये, ठीक है। तो आज के आर्टिकल में आपने देखा ये सारे के सारे वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एग्ज़ाम में, है ना, चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या फिर सीडीएस वगैरह जैसे एग्जाम में भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। और ठीक है, और आम तौर पे भी हम सारे वर्ड काफ़ी, ये प्रीटेक्स्ट वर्ड आप बहाने के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेजाइल वर्ड काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है, कि अगर आप अगर आप कोई चीज़ डिलीवर करना चाह रहे हो ना, जैसे मान लीजिए कोई अगर कोई फ़ोटो फ्रेम है ना, अगर आप उसको आपको पोस्ट करना है कि कहीं पे भेजना हो, तो आपने देखा होगा कि उस आइटम पे फ्रेजाइल लिख दिया जाता है कि इसको हमें थोड़ा सा ध्यान से मतलब थोड़ा ध्यान रखना है इसका, ठीक है। तो वहाँ पे ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको सारे के सारे वर्ड समझ में आ गए होंगे, ठीक है। आज थोड़ा सा डिटेल में कर रहे हैं चीज़ों को, कि आर्टिकल आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग है और अभी हम पढ़ेंगे तो और भी चीज़ें हमें पता चलेंगी। चलिए, आज का आर्टिकल पढ़ने में बहुत आसान है, ठीक है। तो इसीलिए हम थोड़ा ग्रामर पार्ट पे भी ध्यान देंगे और साथ ही साथ थोड़ी वोकैबुलरी को भी हम अच्छे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जितना हो सके। आर्टिकल का जो टाइटल है दैट इज़ मीनिंगलेस ट्रूथ्स, क्या आपको मैंने समरी शुरू में ही दे दी थी। तो एक ऐसे ट्रूथ्स की बात हो रही है, शांति की बात हो रही है जो कि मीनिंगलेस है। मीनिंगलेस का मतलब क्या होता है, इसका कोई सेंस नहीं है, हाँ, मतलब इनसेंसिबल है ना, इनसेंसिबल है या इलॉजिकल है। ट्रूथ्स या सीज फायर किया तो गया है बट वो मीनिंगलेस है, वो क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा, हालांकि भी और समझ में आ जाएगा डिटेल में। बिल्कुल मीनिंगलेस है। इसका एंटोनिम आप हमें कमेंट सेक्शन में बना सकते हैं, ठीक है। इसका जो अपोजिट वर्ड है मीनिंगलेस का, ठीक है, इसमें लेस वर्ड का ही हम हटा करके उसको जोड़ के इसका एंटोनिम बना सकते हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। थोड़ा सा हम इस एक्सरसाइज को भी थोड़ा सा हम करते हुए चलते हैं ताकि देख सके कि हमारी जो ऑडियंस है वो कितना एक्टिव है ना। नेतन्याहू इज मेकिंग अ मॉकरी, जो नेतन्याहू कौन है, तो इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है अभी हाल ही में, नेतन्याहू इज मेकिंग अ मॉकरी, वो क्या कर रहे हैं, मेक अ मॉकरी का मतलब होता है मजाक उड़ाना, है ना, रेडिकल करना। रेडिकल बहुत ही अच्छा वर्ड है, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा इसको। तो मजाक बना रहे हैं किस चीज़ का, ऑफ द सीज फायर एग्रीमेंट का, वो किसी और चीज़ का मजाक नहीं बना रहे, एक अग्रीमेंट का बना रहे हैं, एक सहमति का बना रहे हैं जो कि सीज फायर को लेकर के हुआ था। सीज फायर को लेकर के जो अग्रीमेंट हुआ था उसका नेतन्याहू मजाक बना रहे हैं, किस तरीके से अभी हम जान जाएंगे अच्छे तरीके से। व्हेन द यूएस ब्रोकर्ड सीज फायर, जब क्या हुआ, जब जो यूएस के द्वारा ब्रोकर किया गया, मीडिएट किया गया है ना, इसकी ब्रोकर का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को मीडिएट करके सॉल्व कराने की कोशिश करना, उसको बातचीत करके सॉल्व करने की कोशिश करना, दैट इज कॉल्ड ब्रोकर, है ना। तो जो यूएस के द्वारा ब्रोकर्ड जो सीज फायर था टुक अफेक्ट इन गाजा, है ना, जब ये काम हुआ, जब इसने क्या किया, गाजा के अंदर यानी काम करना शुरू किया ना। टू टेक अफेक्ट का मतलब होता है ऑपरेट करना शुरू करना, टू बिगिन और कमेंस, कहाँ पे, गाजा के अंदर। और ये कब हुआ, ऑन अक्टूबर 10, 10 अक्टूबर को जब ये काम शुरू हो गया। अ बिग क्वेश्चन, एक बहुत बड़ा सवाल, दैट लूम्ड ओवर, जो कि मंडराना शुरू हो गया, कहाँ पे, ऑल पार्टीज यानी सारी पार्टीज़ के ऊपर मंडराना शुरू हो गया। पार्टीज़ का मतलब यहाँ पे जितने भी लोग शामिल हैं ना, चाहे यूएस हो गया, इजिप्ट हो गया, जो शांति
जिसने गाज़ा समिट को होस्ट किया था, है ना, यूएस के साथ में को होस्ट किया था, या फिर इज़राइल हो गया, हमास हो गया, पैलेस्तीन हो गए, है ना। तो एक ऐसा क्वेश्चन जो कि लूम्ड ओवर जो सारी पार्टीज़ के ऊपर मंडराया, वो क्या था, वॉज, वो ये था। देखिए ये क्वेश्चन का वर्ड वॉज है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे ही होता है। वेदर का मतलब क्या होता है, हाँ या ना। वेदर इजरायली प्राइम मिनिस्टर, यानी इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हैं, हु एक्सेप्टेड, जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने एक्सेप्ट किया, यानी मान लिया किस चीज़ को, ट्रूस को, यानी शांति को, अंडर प्रेशर, यानी प्रेशर में आकर के, और किसके प्रेशर में आकर के, जो कि कहाँ से आ रहा था प्रेशर आ रहा था यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो प्रेशर आ रहा था, तो उसके प्रेशर में आकर के जिन्होंने मान लिया, वुड ऑनर हिज कमिटमेंट्स, वो अपने कमिटमेंट्स का, जो भी उन्होंने वादे किए थे, है ना, जो भी रिजोल्यूशंस उन्होंने लिए थे या प्लेज लिया था, उसका सम्मान करेंगे या नहीं करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल था। वंस, एक बार, द हॉस्टेजेस, जो कैप्टिव्स थे, जो प्रिजनर्स थे, जो कैदी थे, जिनको पकड़ लिया था हमास के मिलिटेंट्स ने, वर रिलीज, जब उनको एक बार रिलीज़ कर दिया जाएगा, तो ये जो भी वादे किए जा रहे हैं ना, सीज़ फायर में जितने भी वादे किए गए हैं, ठीक है, अभी हम जानेंगे कौन कौन से वादे किए गए हैं, तो उसको ये ऑनर करेंगे या नहीं करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल था, ये करेंगे या नहीं करेंगे। बेरली 3 वीक्स लेटर, मुश्किल से ही 3 हफ्ते बाद, लेटर मतलब 3 हफ्ते बाद, मिस्टर नेतन्याहू हैं, हु हैड वोट टू, जिन्होंने कसम खा लिया था। वोट टू का मतलब क्या होता है, प्लेज ले लेना, स्ट्रांगली किसी चीज़ के लिए कसम खा लेना, शपथ ले लेना। जिन्होंने कसम खा लिया था किस चीज़ के लिए, हमास, टू डिस्ट्रॉय हमास को डिस्ट्रॉय करने के लिए। फाउंड, तो मिस्टर नेतन्याहू ने पाया, क्या पाया, अ कन्वीनियंट प्रीटेक्स्ट, एक काफ़ी सुविधाजनक, कन्वीनियंट का मतलब क्या होता है, समथिंग दैट मेक्स द डिफिकल्टी ईजी, है ना। तो एक काफ़ी सुविधाजनक प्रीटेक्स्ट पाया, बहाना पाया, टू रिज्यूम, ताकि रिज्यूम कर सके, शुरू कर सके फिर से किस चीज़ को, स्ट्राइक्स को, यानी हमलों को। स्ट्राइक का मतलब क्या होता है, हमले। देख रहे हो आप, हम काफ़ी अच्छे तरीके से वोकैबुलरी को कर रहे हैं। ही अक्यूज्ड, उन्होंने आरोप लगाया, अक्यूज का मतलब क्या होता है, और आरोप लगाया, किसके ऊपर आरोप लगाया, हमास के ऊपर आरोप लगाया। और किस चीज़ का आरोप लगाया, तो ऑफ लगा के बता रहा है। जब कभी भी हम जिस चीज़ का आरोप लगाते हैं उसको हम ऑफ लगा के बताते हैं, ठीक है। जिसके ऊपर लगाते हैं उसको डायरेक्ट लिख देते हैं, और जिस चीज़ का आरोप होता है उसको हम ऑफ लगा के लिखते हैं। याद रखिएगा इस चीज़ को ग्रामर के पर्सपेक्टिव से। तो उन्होंने आरोप लगाया हमास के ऊपर ऑफ वायलेटिंग द सीज फायर, वायलेट करने को लेकर के सीज फायर का, यानी उन्होंने कहा कि हमास ने उल्लंघन किया। वायलेट का मतलब क्या होता है, उल्लंघन करना, कोई नियम कानून बना हो उसका पालन ना करना, दैट इज कॉल्ड वायलेट करना। इसका अपोजिट क्या हो सकता है, हमने कल ही वर्ड एक किया था, कंप्लाई, है ना, कंप्लाई विद, है ना, याद रखिएगा। तो हमास ने सीज फायर का वायलेट किया, उन्होंने आरोप लगाया हमास के ऊपर, एंड क्लेम्ड, और दावा किया, दावा किया, दैट की द रिमेन्स का मतलब क्या होता है, जो लेफ्ट ओवर्स होते हैं, जो बची हुई जो चीज़ें होती हैं, रिटर्न्ड बाय द ग्रुप, वही लेफ्ट रिमेन्स जो कि लौटाए गए किसके द्वारा, ग्रुप के द्वारा, यानी हमास के द्वारा। द ग्रुप का मतलब यहाँ पे हमास की बात कर रहा है। वर द बॉडी, वो क्या थे, द बॉडी पार्ट्स, यानी वो बॉडी पार्ट्स थे, शरीर के हिस्से थे, ऑफ अ हॉस्टेज ऑलरेडी, एक ऐसे हॉस्टेज की, एक ऐसे कैप्टिव की, ऑलरेडी रिट्राइव, जिसको बचा लिया गया था, जिसको फिर से वापस ला लिया गया था। तो ये उसके रिमेन्स थे। सेवरल हॉस्टेजेस आर बिलीव्ड, कई सारे जो हॉस्टेजेस हैं आर बिलीव्ड, ऐसा उनके बारे में माना जाता है, टू हैव बीन बरीड, कि उनको दफना दिया गया है। बरी का मतलब क्या होता है, दफना देना। ये थोड़ा सा बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, ठीक है। इनको दफना दिया गया था अंडर द रबल। रबल का मतलब क्या होता है, वही जो अगर बिल्डिंग्स वगैरह गिर जाती है तो उसके नीचे का जो अवशेष बचा, जो बचा रहता है, दैट इज कॉल्ड रबल। तो उनके अंडर दफना दिया गया था उनको, ऐसा माना जा रहा है कई सारे हॉस्टेजेस के बारे में। वाइल गाजा के जो ऑफिशियल्स हैं, जो सरकारी लोग हैं, एंड इजिप्शियन एक्सकवेटर्स, और इजिप्ट के तरफ से जो एक्सकवेटर्स हैं, एक्सकवेटर कौन, जो बिल्डिंग्स के, है ना, खंडहर या बिल्डिंग्स का जो मलबा है उसके नीचे जो दबे हुए जो लोग को निकालने का जो काम करते हैं, और बॉडीज़ को निकालने का जो काम करते हैं, उनको एक्सकवेटर कहा जाता है। तो जो ये दोनों लोग हैं, वाइल जबकि कॉन्टिन्यू, उन्होंने जारी रखा है स्ट्रगलिंग टू लोकेट, स्ट्रगल करना लोकेट करने में, एंड आइडेंटिफाई, और पता लगाने में किस चीज़ को, बॉडीज़ को, ऑफ कैप्टिव्स, कि किसकी बॉडीज़ हैं, हमास के हैं या फिर इजराइल से रिलेटेड हैं, पैलेस्टीनियंस के हैं। तो ये स्ट्रगल कर रहे हैं अभी भी। ऑन ट्यूसडे के दिन इजराइल ने कहा, मिलिटेंट्स फायर्ड एंटी टैंक मिसाइल्स, की जो मिलिटेंट्स हैं, मिलिटेंट कौन होता है, तो आम जनता जो हथियार उठा ले, अगर उनका कोई ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल करने के लिए, अगर आम जनता हाथ में हथियार उठा लेती, दे आर कॉल्ड मिलिटेंट्स। तो जब मिलिटेंट ने क्या किया, इजराइल ने कहा कि मिलिटेंट ने फायर कर दिया
एंटी टैंक मिसाइल्स को, यानी ऐसे मिसाइल्स को जो टैंक को टारगेट करने के लिए लॉन्च किए जाते हैं। एट सोल्जर, इनके ऊपर किया, उनके सिपाहियों के ऊपर किया इन राफा के अंदर। ये राफा गाज़ा सिटी अगर आप देखोगे जो इजिप्ट के साथ बॉर्डर शेयर करता है, वहाँ पे सदर्न गाज़ा के अंदर किलिंग, मारते हुए 1 सोल्जर, यानी 1 सोल्जर की जान चली गई इससे, मारते हुए 1 सोल्जर को। हमास हैज़ डिनाइड एनी इन्वॉल्वमेंट, लेकिन हमास जो है उन्होंने क्या किया है, मना कर दिया, डिनाई कर दिया किसी भी इन्वॉल्वमेंट में, यानी उन्होंने बता दिया कि हमारा कोई हस्तक्षेप इसमें कोई रोल नहीं है। मिस्टर नेतन्याहू ऑर्डर्ड, जो मिस्टर नेतन्याहू उन्होंने ऑर्डर दे दिया, आदेश दे दिया रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स का, यानी ऐसे हमलों का जो रिटेलिएटरी थे, जवाबी हमले थे। किलिंग 104 पैलेस्टीनियन, मारते हुए किसको, 104 पैलेस्टीनियंस को ओवरनाइट, यानी एक रात में ही लगभग इतने पैलेस्टीनियन की जान चली गई। सोचिए, 1 सोल्जर के बदले, और वो भी उनका एक ये क्लेम है ना, इसमें कोई अभी पुख्ता सबूत भी नहीं मिला है, तो उससे 104 पैलेस्टीनियंस की जान चली गई, इंक्लूडिंग 46 चिल्ड्रन, जिसमें शामिल है कितने, 46 चिल्ड्रन, बच्चे, एंड 20 वुमेन, और 20 महिलाएं भी शामिल हैं। आफ्टर द असॉल्ट, इस अटैक के बाद, इस हमले के बाद, इसराइल ने अनाउंस कर दिया, घोषणा कर दी दैट की द सीज फायर, जो शांति है, टेम्परेरी जो सोल्यूशन है, वो बैक इन इफेक्ट, वो फिर से वापस आ गया। देखिए कितनी अच्छी बात है ना, मतलब अच्छी बात तो नहीं है ये, एक बार अटैक कर दिया, फिर कहा कि अब सीज फायर को हम मानते हैं, ठीक है। बट व्हाट काइंड ऑफ अ सीज फायर इज, किस तरीके का, क्या ये सीज फायर है, इज इसराइल ऑब्जर्विंग, वो जो कि इसराइल ऑब्जर्व कर रहा है, मान रहा है, इफ इट हैज़ द फ्रीडम, अगर इसके पास क्या है, फ्रीडम है, लिबर्टी है, टू कैरी आउट करने की, ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करने की, डिवास्टेटिंग अटैक्स को तहस नहस कर देने वाले, डिवास्टेटिंग का मतलब क्या होता है, डैमेज, पूरी तरीके से तहस नहस कर देने वाले अटैक्स को, हमलों को ऑन पैलेस्टीनियन सिविलियंस, यानी जो पैलेस्टीनियन के सिविलियंस है। तो एक क्वेश्चन पूछ रहा है ऑथर यहाँ पे, ये किस तरीके का ये सीज फायर है, अगर जो इसराइल है वो फ्री है बिल्कुल, है ना, तो ये तो काफ़ी मॉक ही हो गया एक तरीके से। वाइल द सीज फायर ऑफर्ड, जबकि जो सीज फायर है उसने ऑफर दिया और रिस्पाइट, एक आराम को, कुछ तो हुआ इससे, टू द पैलेस्टीनियंस, जो पैलेस्टीनियन हैं उनको एक आराम मिला, फ्रॉम डेली इजरायली बॉम्बार्डमेंट्स, यानी इसराइल की तरफ से जो डेली के बॉम्बार्डमेंट्स किए जा रहे थे उनसे एक रिलीफ मिला, एंड अलाउ कर दिए सीज फायर ने द रिलीज, उस रिलीज़ को, मुक्ति को, जो कि है हॉस्टेजेस का एंड पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स का, और साथ ही साथ पैलेस्टीनियन के भी प्रिजनर्स का। द एब्सेंस ऑफ एनी क्रेडिबल, जो एब्सेंस है, ना मौजूदगी है किस चीज़ की, किसी भी क्रेडिबल इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म की, यानी कोई भी विश्वसनीय ऐसी कोई मैकेनिज्म जो इन्फोर्समेंट को लेकर के आई, जो कि क्रेडिबल होनी चाहिए, उसके एब्सेंस में, तो ये जो इसका एब्सेंस है कि कोई भी मैकेनिज्म ऐसा नहीं जिस पे आप भरोसा कर सको, तो ये जो एब्सेंस है वो मेक कर देता है, बना देता है इट एक्सट्रीमली, इस चीज़ को काफ़ी मुश्किल, फ्रेजाइल, है ना, इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल बना देता है, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर बना देता है, क्षणभंगुर बना देता है। आगे देखें, इजरायली ट्रूप्स, यानी इसराइल की तरफ से जो सेना की टुकड़ियाँ हैं, ट्रूप्स का मतलब क्या था, सेना की टुकड़ी, स्टिल कंट्रोल, अभी भी कंट्रोल करती है, रफली, मोटे तौर पे 55% ऑफ गाज़ा टेरिटरी, इनके पास रफली 55% ऑफ गाज़ा टेरिटरी, यानी गाज़ा की जो टेरिटरी है उसका 55% अभी भी किसके पास है, इसराइल के कंट्रोल में है, इसराइली ट्रूप्स के कंट्रोल में है। इट वुड बी अनरियलिस्टिक, ये काफ़ी अनरियलिस्टिक होगा, है, इमेजिनेबल होगा। अनरियलिस्टिक का मतलब क्या होता है, समथिंग दैट इज़ नॉट रैशनल, तो ये काफ़ी इम्प्रैक्टिकल होगा टू एक्सपेक्ट, कि हम उम्मीद करें दैट द पैलेस्टीनियंस, के जो पैलेस्टीनियंस हैं, पैलेस्तीन में रहने वाले जो लोग हैं, हु वर बॉम्ब्ड, जिनके ऊपर बॉम्ब बरसाया गया, एंड डिस्प्लेस, जिनको डिस्प्लेस कर दिया गया, हटा दिया गया, रिपीटेडली, यानी लगातार, ओवर 24 मंथ्स, यानी पिछले 24 महीनों के अंदर इनको बार बार बॉम्ब किया गया, बॉम्ब के ऊपर बरसाया गया, और साथ ही साथ इनको डिस्प्लेस कर दिया गया, एक जगह से हटा करके दूसरी जगह ला दिया गया, वुड क्वाइटली, तो ये जो पैलेस्टीनियंस हैं वुड क्वाइटली, वो चुपचाप से एक्सेप्ट कर लेंगे किस चीज़ को, द इजरायली मिलिट्री ऑक्यूपेशन को, यानी इसराइल के जो मिलिट्री ऑक्यूपेशन है गाज़ा के अंदर उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ये उम्मीद करना काफ़ी मुश्किल है। हमास हैज़ इन्फोर्स्ड, हमास ने इन्फोर्स कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया इट्स कंट्रोल, इसके कंट्रोल को, इसके नियंत्रण को, इन द रेस्ट ऑफ द गाज़ा, यानी बाकी गाज़ा के अंदर भी, विद इन इसराइल के अंदर भी अगर हम देखें तो मिस्टर नेतन्याहूज फार राइट कोalition अलाइज, यानी मिस्टर नेतन्याहू के जो फार राइट कोalition के गठबंधन के जो अलाइज हैं, जो मित्र हैं, वो चाहते हैं, क्या चाहते हैं, द वॉर टू कंटिन्यू, की जो वॉर है वो जारी रहे, एंड गाज़ा एथनिकली क्लीज्ड ऑफ पैलेस्टीनियन, और जो गाज़ा है उसको
एथनिकली, यानी जो पूरा का पूरा जो पैलेस्टीनियन का जो रेस है उसको पूरी तरीके से साफ कर दिया जाए पैलेस्टीनियंस को। तो ये वहाँ के जनता, वहाँ की जो कॉलिशन है वो भी इस चीज़ को चाहती है। डिस्पाइट द डीप मिसट्रस्ट, बावजूद, डिस्पाइट का मतलब क्या होता है, बावजूद किस चीज़ के, इस डीप मिसट्रस्ट के, यानी लैक ऑफ ट्रस्ट के, भरोसे की कमी के बावजूद, ऑल साइड्स अग्रीड टू द सीज फायर, जो सारी की सारी साइड्स थी वो मान गई किस चीज़ के लिए, सीज फायर के लिए, लार्जली मोटे तौर पे या आम तौर पे अंडर यूएस प्रेशर, यानी यूएस प्रेशर के अंदर आकर के। पता ही है आपको, यूएस इज़ अ वेरी बिग कंट्री, इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है ना, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस, एंड साथ ही साथ पूरी दुनिया में उनका डोमिनेंस भी है। हमास नीडेड, तो जो हमास है उसको ज़रूरत थी किस चीज़ की, और प्राइवेट एक आराम की, एक रिलीफ की। एंड इसराइल वांटेड, और इसराइल क्या, इसराइल वांटेड, इसराइल चाहता था इट्स हॉस्टेजेस बैक, यानी हॉस्टेजेस के बैक, मतलब मेन पर्पस तो यही था। द नेक्स्ट स्टेज, यानी जो अगला कदम है, जो स्टेज है ऑफ मिस्टर ट्रम्प्स पीस प्लान, जो मिस्टर ट्रम्प के द्वारा जो पीस प्लान लाया गया था उसका, इज इवन मोर, वो यहाँ तक कि और भी ज़्यादा क्या है, कॉन्ट्रोवर्शियल है, उसके ऊपर तो और भी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी हो सकती है, एज क्योंकि इट कॉल्स फॉर हमास डिसआर्मामेंट, क्योंकि ये डिमांड करता है, कॉल फॉर का मतलब क्या होता है, डिमांड करता है हमास के डिसआर्मामेंट, यानी हम हमास पूरी तरीके से क्या करे, हथियार डाल दे, है ना, वो अपने आप को पूरी तरीके से ख़त्म कर ले वहाँ से, विच इज़ इट हैज़ नॉट अग्रीड टू, जिसको हमास ने अभी तक माना नहीं है, इस टर्म को एक्सेप्ट नहीं किया है। इफ़ मिस्टर ट्रम्प इज सीरियस, अगर जो यूएस के जो प्रेसिडेंट मिस्टर ट्रम्प हैं वो सीरियस हैं, गंभीर हैं किस चीज़ को लेकर के, अबाउट द पीस पुश, यानी अगर वो वाकई में पीस को लेकर के सीरियस हैं, ही मस्ट ओन हिज प्लान, तो उनको मालिक होना पड़ेगा किस चीज़ का, अपने पीस प्लान का होना चाहिए, हिज प्लान, एंड बिल्ड, और तैयार करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा मैकेनिज्म्स को, यानी ऐसे सिस्टम्स को, दैट इंश्योर, जो कि इंश्योर करें बोथ साइड्स, दोनों ही साइड्स के अडियर टू देयर कमिटमेंट्स, जो ऐसा जो इंश्योर करे कि जो दोनों के दोनों पक्ष हैं ना, जो हमास है और साथ ही साथ जो इजराइल है, वो अडियर टू करें, कंप्लाई विद, अभी हमने देखा ना ऊपर, कंप्लाई विद, अडियर टू, सबका मतलब सेम होता है ना, किसी नियम कानून का पालन करना, दैट इज कॉल्ड अडियर टू या कंप्लाई विद, दोनों के दोनों साइड है वो पालन करें इनके कमिटमेंट्स के, यानी जो भी ये प्रोमिसेस कर रहे हैं, है ना, स्ट्रॉन्ग प्रोमिसेस कर रहे हैं, उनका पालन करें। हिज बोस्टफुल टॉक, यानी मिस्टर ट्रम्प की जो बोस्टफुल बड़ी बड़ी जो बातें हैं अबाउट पीस को लेकर के, विल मीन लिटिल, वो ना के बराबर इसका मतलब होगा, इफ़ ही अलाउज, अगर वो अलाउ कर देते हैं किसको, इजराइल को, टू कंटिन्यू, कि वो जारी रखे किस चीज़ को, टू किल पैलेस्टीनियन सिविलियंस, पैलेस्टीन के अंदर जो सिविलियंस हैं उनको मारना जारी रखे विथ इम्प्यूनिटी, और किस चीज़ के साथ में अलाउ कर दे, इम्प्यूनिटी के साथ में, कि अगर वो कोई भी क्राइम या कोई भी चीज़ें कर रहे हैं तो उनको खुली छूट मिली हो, वाइल क्लेमिंग, साथ जबकि क्लेम करते हुए, दावा करते हुए, दैट की द सीज फायर रिमेन्स इन प्लेस, की जो सीज फायर है वो क्या है, अभी भी इफेक्ट में है या जारी है, फॉर एनी ट्रूस टू इंड्योर, किसी भी रूस के लिए, किसी भी शांति व्यवस्था के लिए, कि वो क्या करे, इंड्योर करे, इंड्योर का मतलब क्या होता है, लंबे टाइम तक किसी चीज़ का परसिस्ट करना, दैट इज कॉल्ड इंड्योर, है ना, तो ताकि वो इंड्योर करे। इजरायली ट्रूप्स, इजराइल की जो ट्रूप्स हैं मस्ट विड्रॉ, पहली बात तो उनको क्या करना चाहिए, वापस आ जाना चाहिए फ्रॉम गाजा के अंदर से, एंड अ न्यू पैलेस्टीनियन एडमिनिस्ट्रेशन, और एक नया पैलेस्तीन के द्वारा बनाई गई सरकार या प्रशासन, शुड बी इंचार्ज, उसको कंट्रोल में होना चाहिए किस चीज़ के, इस इनक्लेव के, ऑफ द इनक्लेव, इनक्लेव का मतलब यहाँ पे गाजा सिटी की बात कर रहा है। इनक्लेव क्या होता है, किसी बड़ी टेरिटरी में, है ना, जब पूरा जो इजराइल है उसमें छोटा सा एक गाजा ही तो है ना, तो एक इनक्लेव की तरह ही है, वेस्ट बैंक भी एक इनक्लेव है, ठीक है, तो बड़ी टेरिटरी में अगर एक छोटा सा एरिया है, दैट इज कॉल्ड इनक्लेव। तो कंट्रोल किसके पास होना चाहिए, पैलेस्टीनियन एडमिनिस्ट्रेशन के पास होना चाहिए। व्हाट पैलेस्टीनियन इन गाजा डेस्परेटली नीड, कि क्या चीज़ जो पैलेस्टीनियंस हैं गाजा के अंदर डेस्परेटली, मतलब डेस्परेटली का मतलब क्या होता है, मतलब अर्जेंटली या इंटेंस या फ्रंट, मतलब इंटेंसिटी के साथ में, डेस्परेटली मतलब अब ज़रूरत ही है इनकी, अर्जेंटली है, अर्जेंसी है इस चीज़ की, किस चीज़ की, जो पैलेस्टीनियन को ज़रूरत है, डेस्परेटली नीड ज़रूरत है, इज़ वो क्या है, इज़ असिस्टेंट फॉर रिकवरी, वो ज़रूरत है सहायता किस चीज़ के लिए, रिकवरी के लिए, रीसेटलमेंट के लिए, कि उनको रिकवर किया जाए, रीसेटल किया जाए, और साथ ही साथ रिकन्स्ट्रक्शन भी किया जाए, इनके जो घर तबाह हो चुके हैं, पूरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं, उनको फिर से बनाया जाए। नॉट मोर बॉम्ब्स, ना की ज़रूरत है किस चीज़ की, और भी ज़्यादा बॉम्ब्स की, जैसा कि इजराइल ने इस केस में किया है, ठीक है। तो दिस कैन बी द बेस्ट थिंग दैट कैन बी परस्यूड, दैट कैन बी फॉलोड, ओके। तो आई होप आपको ये सारा का सारा आर्टिकल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आज के आर्टिकल में आए हुए हम थोड़े से क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं, ताकि क्वेश्चंस क्यों ज़रूरी हैं। अगर मैं पूछूँ आपसे वाई डू वी सॉल्व आरसी क्वेश्चंस, सो दैट वी कैन समराइज द होल आर्टिकल इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, और इफ़ यू आर कैपेबल ऑफ आंसरिंग दोज क्वेश्चंस by yourself, then you totally understand the
होल आर्टिकल। आप पूरी तरीके से समझ चुके हैं उस आर्टिकल को, दैट मीन्स, है ना। क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डज द ऑथर कॉल द सीज फायर, क्यों ये जो ऑथर इस आर्टिकल को लिखने वाले वो कॉल करते हैं, कहते हैं सीज फायर को मॉकरी इन रेफरेंस टू पीएम नेतन्याहू एक्शन। पीएम नेतन्याहू के ज़्यादा जो एक्शन लिए गए ना, उसको मॉकरी का रेफरेंस क्यों दिया है इस ऑथर ने? बिकॉज ही स्ट्रिक्टली फॉलोड द सीज फायर, क्योंकि वो उन्होंने बहुत ही कड़े तरीके से फॉलो किया सीज फायर के टर्म्स को विदाउट एनी वायलेशन, है ना। पूरा उल्टा ऑप्शन, बिकॉज ही रिफ्यूज, उन्होंने मना कर दिया नेगोशिएट करने से, बातचीत करने से हमास के साथ में बिना ग्लोबल मीडिएशन के। बातचीत तो करी थी तभी तो सीज फायर शामिल हुआ, है ना। बिकॉज ही अलाउड, उन्होंने अलाउ कर दिया गाजा के मिलिटेंट्स को टू कंट्रोल हाफ द इजराइल टेरिटरी, यही तो नहीं चाहते हैं ना। बिकॉज उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया ट्रूस को अंडर यूएस प्रेशर, बिल्कुल यूएस प्रेशर अंदर आके इस ट्रूस को एक्सेप्ट कर लिया, बट रिज्यूम्ड अटैक सून आफ्टर, लेकिन तुरंत जाके अटैक को फिर से शुरू कर दिया, रिज्यूम कर दिया। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल, आर्टिकल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, व्हाट शुड मिस्टर ट्रम्प फोकस, मिस्टर ट्रम्प का फोकस क्या होना चाहिए ताकि वो ब्रिंग यानी ला सकें रियल और लास्टिंग सॉल्यूशन को, यानी लंबे टाइम तक चलने वाले और रियल वास्तविक सॉल्यूशन को गाजा के अंदर। तो क्या करना चाहिए ट्रम्प साहब को? पुश करना चाहिए फॉर द कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ हमास एंड फुल इजराइली डोमिनेंस, ठीक है। ये कोई भी एक देश के लिए बिल्कुल सॉल्यूशन नहीं हो सकता कि आप एक देश को अलाउ कर रहे हो और एक दूसरे को कमज़ोर करने की कोशिश करें। इंश्योर करें दोनों साइड्स को बिल्ड एंड फॉलो क्लियर मैकेनिज्म ऑफ कमिटमेंट, बिल्कुल हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा कि इंश्योर करें दोनों साइड्स कि वो पहली बात तो बिल्ड करें और फॉलो करें क्लियर मैकेनिज्म ऑफ कमिटमेंट, करें जो भी वादे किए जा रहे हैं उनके द्वारा उसको इंश्योर करें वो। अलाउ इजराइली टू रिटेलिएट फ्रीली, ठीक है, ये आंसर नहीं होगा हमारा। सपोर्ट इजराइली एलाइज इन कंटिन्यू मिलिट्री ऑपरेशन इन गाजा, ये भी नहीं होगा। तीनों का मतलब सेम हो गया, जो तीनों ऑप्शन है ना सेम चीज़ की बात करें तो हमारा तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, तो ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर है। हाउ कैन पैलेस्टीनियन लिविंग इन गाजा, किस तरीके से जो पैलेस्टीनियन रह रहे हैं गाजा के अंदर वो अचीव कर सकते हैं ट्रू रिलीफ को, वास्तविक आराम को, फ्रॉम द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट, जो भी कॉन्फ्लिक्ट जारी है वहाँ पे एज पर द आर्टिकल, आर्टिकल के अकॉर्डिंग हमें आंसर आर्टिकल के अकॉर्डिंग देना है। आपके हिसाब से आंसर कुछ और हो सकता है, बट वी हैव टू आंसर द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल। बाई सरेंडरिंग ऑल वेपन्स एंड एक्सेप्टिंग परमानेंट इजरायली कंट्रोल, ये हमारा आंसर नहीं होगा। रिफ्यूजिंग ऑल पीस टॉक्स अंटिल इजरायली विड्रॉल फ्रॉम द बॉर्डर एरिया, ये नहीं होगा। क्रिएटिंग अ न्यू पैलेस्टीनियन एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल मुझे लग रहा है आंसर हमारा यही होगा। टू लीड रिकवरी एंड रिबिल्डिंग, ताकि रिकवरी और रिबिल्डिंग को किया जा सके, बिल्कुल, है ना। पैलेस्टीनियन एडमिनिस्ट्रेशन आएंगी तभी जा करके, मतलब मेन तो यही है कि जब तक वहाँ पे पैलेस्टीनियन, और ये जो ट्रम्प के द्वारा पीस प्लान दिया गया है ना इसी चीज़ में लैक कर रहा है, इसलिए तो शांति यहाँ पे थोड़ी मुश्किल लग रही है, ठीक है। देखते हैं आगे क्या होता है। तो आई होप आपको ये सारा का सारा आर्टिकल समझ में आ गया होगा और ये क्वेश्चंस भी आपने अच्छे तरीके से कर लिया होगा, ठीक है। आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं एक बार। हम इस आर्टिकल का जो PDF है, इस क्लास का जो PDF है उसको अपने टेलीग्राम चैनल दैट इज़ एडिफाई इंग्लिश हब, इस पर अपलोड कर देंगे। वहाँ पे आप सीज फायर के बारे में पढ़ सकते हैं, वर्ड्स जितने भी वोकैबुलरी हमने किया उसको रिवाइज कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारा इंस्टाग्राम चैनल है दैट इज़ edify_english_hub, इस पर हम आपको अपनी क्लासेस के रिगार्डिंग, जो कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में ही चलती हैं, अभी हम ऑनलाइन भी आने वाले हैं जल्दी, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर ऑनलाइन बैच सून, तो उसकी अपडेट या फिर हमारे ऑफलाइन क्लास की अपडेट आप यहाँ पे ले सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप इंटरेस्टिंग वे में वोकैबुलरी, इडियम्स, फ्रेजेस लर्न करना चाहते हैं विद द विजुअल रिप्रेजेंटेशन एंड एंड इन द फॉर्म ऑफ रील्स, तो यू कैन ज्वाइन हियर ऑल अस ऑल्सो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये सारा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।